अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सोचा ये था कि लाइव वीडियो की जाए और मैंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू भी की, लेकिन बदकिस्मती कि हमारे मुल्क में हमेशा की तरह कभी इंटरनेट धोखा दे जाता है, कभी लाइट धोखा दे जाती है। बहरहाल वो फिर 2-4 मिनट के बाद लाइव वीडियो का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। अब मैं कोशिश करूंगा कि लाइव के बजाय मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपके सामने पेश करूं और ये अनएडिटेड होगी, इसी तरह होगी जैसे लाइव, बिल्कुल, बल्कि आप ये कह लें कि जैसे एज लाइव, जिस तरह के एक लाइव सेशन होता है। मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। मैंने आपके सवालात पढ़ लिए थे, बहुत से मेरे दोस्तों ने जुमा मुबारक कहा, आपको भी जुमा मुबारक। और कुछ लोगों के सवालात भी मैंने दोस्तों के पढ़ लिए थे, लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी यानी 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर आपके सवालात को भी समेट दूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर दो हवालों से अहमियत का हामिल है। इस दिन दो बरसियां मनाई जाती हैं। एक तो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 72वीं बरसी मनाई जा रही है। वो आज ही के दिन 1948 को हमसे जुदा हुए। काश वो मज़ीद अल्लाह उन्हें ज़िंदगी देता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर मज़ीद ज़िंदगी पाते तो पाकिस्तान को किसी दुरुस्त डगर पर चला कर चले जाते तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर होती। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तानी जो रहनुमा हैं, लीडर हैं, हुक्मरान हैं, उनको कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और दूसरी बरसी जो मनाई जा रही है आज ही के दिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो हमले किए गए थे ट्विन टावर्स पर, और जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद मासूम लोग मारे गए। और उसके बाद उसका खमियाजा जो है वो आज भी इस्लामी दुनिया या मुस्लिम वर्ल्ड भुगत रही है। हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को शहीद किया गया दहशतगर्दी के नाम पर इस जंग के दौरान, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो। काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ, जानी माली हर किस्म की। और उसके बाद जो जिस तरह दहशतगर्दी के नतीजे में बेशुमार मासूम जाने हम लोगों ने गंवाई। इसके साथ साथ अबू धाबी के जो नए कवानीन हैं, नए रूल्स हैं, उसके हवाले से जिक्र करूँगा। कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल अब यूएई में, उसका जिक्र होगा। क्वारंटीन के जो नए कवानीन हैं, ख़ास तौर पर अबू धाबी ने जो नए कवानीन जारी किए हैं या उनका इतलाक या नफाज किया है, उसके हवाले से बात करूंगा। वीज़े के जो मसाइल हैं उनके हवाले से गुफ्तगू होगी। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि अब एमनेस्टी स्कीम जो थी उसकी जो मियाद है, ये मुद्दत है या डेडलाइन है, उसमें अब तकरीबन 6-7 दिन रह गए हैं। अलावा जी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आपने देखा होगा कि सुना होगा, देखा होगा 2 दिन पहले लाहौर में के मुज़ाफ़ात में मोटरवे पर एक अंदोनाक, अलमनाक, बल्कि शर्मनाक वाक़या पेश आया, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। एक खातून के साथ जिस तरह इज्तिमाई ज़्यादती की गई और उसके बाद जो पुलिस का रवायती और काबिल मज़म्मत और घिनौना एक चेहरा सामने आया, वो भी आपके इल्म में है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो पंजाब के आईजी हैं, आईजी पुलिस, उन पर ये इल्ज़ामात हैं कि वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस रहे हैं। जब वो डायरेक्टर थे FIA के इस्लामाबाद या पिंडी जोन के, उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान से मुबैना तौर पर अफ़गान शहरियों को बरतानिया भिजवाया। उन पर ये इल्ज़ाम है, FIA ने इल्ज़ाम लगाया हुआ, ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा। दूसरी जानब जो CCPO कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर लाहौर हैं, जिनका हाल ही में तबादला हुआ, तैनाती हुई, उमर शेख या मोहम्मद उमर शेख उनका नाम है, और वो अपने बयानात की वजह से आजकल मुतनाज़ा बने हुए हैं। लेकिन उनके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो या IB जिसे हम कहते हैं, उसकी वो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं या तहकीकात के दौरान जो इल्ज़ामात उन पर सामने आए, उसकी भी एक बहुत लंबी और तवील फहरिस्त है। और ये बड़े घिनौने और संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं जो उन पर लगाए गए। और इन इल्ज़ामात में जुआ खेलने के इल्ज़ामात हैं, शराब नोशी के इल्ज़ामात हैं, और वमनाइजिंग। अब वमनाइजिंग आप समझते हैं, यानी
कि ख़वातीन के साथ जिनसी ताल्लुकात रखने के इल्ज़ामात हैं और लैंड ग्रैबिंग, रिश्वतखोरी, कोई ऐसा संगीन इल्ज़ाम नहीं है जो उन पर ना हो, और उसके बावजूद उनको ना सिर्फ प्रमोशन दी गई बल्कि उनको लाहौर जैसे एक इंतहाई अहम शहर में बतौर CCPO तैनात कर दिया गया। और ये वो हुकूमत है, उस हुकूमत के दौर में हुआ जब जो इंसाफ के दाई हैं, इंसाफ के दावेदार हैं, रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं और मेरिट की जो है वो बात करते थे हुक्मरान हमारे। लेकिन जब वक्त आया तो आप देख लें, जो पंजाब का IG है उस पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम है। जो दूसरा अफसर है जिसका मैंने अभी नाम लिया, उमर शेख, उस पर किस किस्म के इल्ज़ामात हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई जराइम पेशा शख्स जो है वो उसकी प्रोफाइल हो, उसकी रिपोर्ट हो और उसको CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अलबत्ता अब मैं आपके जो UAE के जो मौज़ूआत हैं, अबू धाबी ने क्वारंटीन के हवाले से नया कानून नाफिज कर दिया, मुतारफ़ करवाया, और कानून ये है कि अब अगर आप बेशक टूरिस्ट वीज़े पर, रेजिडेंट वीज़े पर, जिस भी वीज़े पर अगर आप दुबई लैंड करते हैं और दुबई से आप अबू धाबी जाते हैं तो उसके लिए 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पास COVID-19 नेगेटिव टेस्ट होना ज़रूरी है। और जब आप अबू धाबी जाएंगे तो आपको अबू धाबी के अंदर 14 दिन क्वारंटीन पे गुजारने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप अबू धाबी 3 दिन के लिए जाना चाहते हैं या 2 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो वो 2 या 3 दिन आपको क्वारंटीन में गुजारने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है आप अबू धाबी ना जाएं। शायद यही उस गवर्नमेंट का मतमा नज़र है, यही उस गवर्नमेंट की सोच है, फिक्र है कि वो अबू धाबी को बाकी लोगों के लिए फ़िलहाल बंद रखें ताकि वहाँ पर कोरोना वायरस की वबा के अलावा कुछ और भी मामलात हैं, उनके दाखिली मामलात हैं, वो इस वक्त अपने आप को कंफर्टेबल या सेफ महसूस नहीं कर रहे अबू धाबी वाले या अबू धाबी की रियासत। तो इस हवाले से ये सख्त कवानीन जो हैं वो इनका इतलाक किया गया है। जबकि बाकी दुबई में जो लोग जाना चाहते हैं अपने मुल्क से COVID-19 का टेस्ट करवा के जाएं, नेगेटिव आता है तो आप जहाज़ में सवार हो सकते हैं। जब आप दुबई लैंड करते हैं तो आपको दोबारा इस टेस्ट की अजियत से गुजरना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सारी सूरत हाल में कि अगर आप दुबई से बाहर निकलते हैं तो वो यूजुअली 24 से 48 घंटे के अंदर आपको टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है। अगर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है तो आप अपने होटल या जिस जगह मकाम पर आप ठहरे हैं वहाँ से आप किसी भी जगह जा सकते हैं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फ़ौरन आपको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा अपने खर्चे पर, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको क्वारंटीन के खर्चे से या इलाज के खर्चे से घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो वीज़े के मसाइल हैं तो मेरे दोस्तों मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि वीज़े के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। टूरिस्ट वीज़ा आसानी से जो एजेंट हजरात हैं वो नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते कि कुछ लोग विजिट वीज़े पर यहाँ से जाकर वहाँ पर गायब हो जाते हैं, बर वक्त वापस नहीं आते, यानी 1 महीने के अंदर अंदर वापस नहीं आते। जब उनको ट्रेस किया जाता है तो फिर उस ट्रैवल एजेंट पर जुर्माना होता है जो पाकिस्तानी रुपयों के तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में 2,50,000 रुपये के करीब रकम बनती है। इसलिए अब ट्रैवल एजेंट्स आम लोगों को वीज़ा फराहम करने से हिचकिचा रहे हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों को वीज़े लेके दे रहे हैं जो लोग पहले से उनके कस्टमर हैं, जो जाते हैं और वापस आ जाते हैं बर वक्त। अब इसके साथ साथ मैं जो जिक्र करूँगा वो ये है कि स्कूलों में UAE में जो दोबारा केसेस की तादाद में एक नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, उसके मैं पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं, लेकिन स्कूल खोलने के बाद इनकी तादाद में इजाफा हुआ। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये इजाफा इसलिए भी हुआ है कि हमने ज़्यादा टेस्टों की तादाद जो है वो टेस्ट जो होते हैं उसकी तादाद बढ़ा दी है साथीज़ा और तलबा में, इसलिए केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। और साथ में ये भी बताया गया कि 12% वो लोग हैं जो अपने मुल्क से कोरोना वायरस का नेगेटिव टेस्ट लेके आते हैं, लेकिन जब दुबई में उनको टेस्ट किया जाता है तो वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसलिए 12% वो अफराद हैं और 88% दुबई के अंदर जो रहने वाले लोग, UAE के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो इसमें शामिल है। और उसमें बड़ी वजह यह है कि लोग आपस में लोगों ने मेल जोल करना या बढ़ाना शुरू कर दिया है। गैदरिंग्स होती हैं, इज्तिमात होते हैं, तकरीबात होती हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं,
किसी स्टोर में अगर सेल लग जाए तो वहाँ पर जाते हैं बड़ी तादाद में, मास्क नहीं पहनते, एहतियात नहीं बरतते, समाजी फासले बरकरार नहीं रखते, एक एक गाड़ी में ज़्यादा लोग सवार होते हैं, अपने घरों में दावतें करते हैं। इस तरह की सारी जो सूरत हाल है, इसके पेश नज़र उनका दावा है कि इन केसेस में इजाफा हो रहा है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और इस पर जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो भी इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि क्या वजह है कि इतनी हम लोगों ने मेहनत की है और उसके बाद लोग जो हैं वो बेएहतियाती का या लापरवाही का या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से यूएई में इन केसेस की तादाद में बड़ी नुमायां तरीके से इजाफा होता जा रहा है। अब मैं आता हूं जनाब, आपने जो सवालात पूछे, एक साहब ने अभी जब मैं लाइव था थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि उनका वीज़ा जो है वो 24 मार्च को ख़त्म हो चुका है या कैंसिल हो चुका है, तो वो क्या करें। तो मेरे भाई, आज के दिन यानी 11 सितंबर आखिरी तारीख थी उन लोगों के लिए जिनके वीज़े 1 मार्च के बाद किसी भी वक्त या किसी भी दिन ख़त्म हुए हैं। आज की तारीख उनके लिए आखिरी तारीख थी। अगर आज रात 12 बजे तक वो यूएई से अपने मुल्क या वतन वापस चले जाते हैं तो उन पर कोई फ़ाइन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद उनको ओवर स्टे के जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। ये तो है वहाँ का कानून। अब मुझे नहीं मालूम अगर आज ही के दिन इसमें मज़ीद एक्सटेंशन दे दी जाए, मज़ीद ग्रेस पीरियड बढ़ा दिया जाए, मज़ीद तोसी दे दी जाए, तो ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। लेकिन इस वक्त जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, उस वक्त तक ऐसा कोई कानून सामने नहीं आया, ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया। दूसरी जो एमनेस्टी स्कीम थी जिसके तहत जो डेडलाइन दी गई है, 1 मार्च से पहले जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हुए हैं और वो ओवर स्टे पर थे, उन लोगों के लिए आखिरी तारीख है 17 सितंबर। इसी महीने की 17 तारीख तक वो यूएई से बगैर जुर्माना अदा किए जा सकते हैं, बगैर ट्रैवल बैन लगवाए वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं। उन पर दोबारा यूएई में वापसी पर कोई पाबंदी नहीं होगी अगर वो अपना वैलिड कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर यूएई में दाखिल होना चाहें तो। अब ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप खुद बेहतर समझते हैं कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। वो लोग जो यूएई के अंदर मौजूद हैं वो अबू धाबी नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ख़ास तौर पर अगर आप टूरिस्ट हैं, विजिटर हैं, या हाल ही में दुबई के ज़रिए या अबू धाबी के ज़रिए, अबू धाबी के एयरपोर्ट के ज़रिए आप यूएई में दाखिल हुए हैं। लेकिन वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैं, जो पहले से वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए 48 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट करवा के अबू धाबी जाया जा सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़गार के सिलसिले में रोज़ाना वहाँ पर जाते थे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अजीज़ रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं, या किसी कारोबारी सिलसिले में अबू धाबी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कदगन है। और वो जाहिर है इस टेस्ट के जो कवानीन हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं, शराइत पूरी करते हैं, चले जाते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि पहले 5 दिन की क्वारंटीन रखी गई थी, अब 14 दिन कर दी गई है। लेकिन मुकामी लोगों के लिए अभी भी अगर वो 5 दिन से ज़्यादा काम करेंगे तो उनको एक और टेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन 5 दिन तक वो उसी टेस्ट पर अबू धाबी में रह सकते हैं जो उन्होंने दुबई से करवाया था। अब याद रहे कि मैं दोबारा वाज़ेह कर दूं कि ये उन लोगों के लिए कानून है जो ऑलरेडी यूएई कि मुख्तलिफ रियासतों में क़याम पजीर हैं, दुबई, शारजा वगैरह में। लेकिन जो शख्स 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वहाँ पहुँचा है या पहुँचेगा, तो उसके लिए 14 दिन की क्वारंटीन लाजमी है। अब ये तो सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब शारजा में सूरत हाल ये है कि शारजा ने अभी तक स्कूल खोलने का ऐलान नहीं किया। दुबई में जिन स्कूलों को खोला गया था उनमें से 5 स्कूलों में कोरोना वायरस, तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। उन स्कूल्स को, उन क्लासेस को बंद कर दिया गया, तमाम लोगों के टेस्ट करवाए गए और उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया कि ऐसे स्कूल जिनमें वायरस की तस्दीक होती है वो ई लर्निंग, ई एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, जो भी आप उसको नाम दें, यानी घर बैठे तालीम दे सकते हैं, ऑनलाइन तालीम दी जा सकती है। और इस हवाले से अभी तक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनको खोलने का फैसला नहीं किया गया अभी तक। प्राइमरी स्कूल को खोलने का फैसला किया गया है, हाई स्कूल तक स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। तो ये है सारी सूरत हाल। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों से माजरत खा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं एक इशू रह गया है, वो इसराइल और यूएई के जो मुआहदा होना है 15 सितंबर को, उसका मैं एक वीडियो में, इससे कबल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने जिक्र कर दिया है तफसील के साथ। मैं नहीं समझता, मुनासिब नहीं समझता कि उसको मैं दोबारा दोहराऊं। अलबत्ता एक बात तय है, वो बात क्या है कि अगले साल मार्च तक यूएई के हालात मामूल पर वापस आते नजर नहीं आते। मैं आपसे माजरत कर रहा था, माजरत इस बात की कि मैंने लाइव सेशन करना था, वो शुरू भी हो चुका था। 5-6 मिनट के बाद इंटरनेट ने धोखा दे दिया और इंटरनेट डाउन हो गया। अब देखते हैं कि अगला लाइव सेशन जो मेरा सैटरडे को होता है हफ्ते के दिन, अगर इसी तरह इंटरनेट ने धोखा ना किया तो इंशाल्लाह मैं कल यानी सैटरडे को 12 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 3:30 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होने की कोशिश करूंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।